लीड्स यूथ कांग्रेस का एक ऐसा कैंपेन जो महिलाओं को ना कि सिर्फ शक्ति देना चाहता है पर सशक्त भी करना चाहता है। उसके आज की सीरीज के एपिसोड में हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो मेरे होम टाउन महाराष्ट्र से हैं और वहाँ महाराष्ट्र की बहुत सारी लड़कियों की, महिलाओं की और पुरुषों की भी प्रेरणा स्रोत हैं, जिनका नाम है रजनीताई पाटिल जी। वो अभी फिलहाल हमारी CWC मेंबर हैं और इंचार्ज हैं जम्मू एंड कश्मीर की कांग्रेस पार्टी में। फॉर्मर राज्यसभा और लोकसभा की मेंबर रह चुकी हैं, नेशनल सोशल वेलफेयर बोर्ड की चेयरपर्सन रह चुकी हैं और फॉर्मरली NSUI की नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी है। महाराष्ट्र पर भी मैम आपने NSUI में काम किया था। सो मैम, टू स्टार्ट विद इट वी जस्ट वांट टू नो हाउ योर जर्नी स्टार्टेड। आपकी ये पूरी राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई? मेरी राजनीतिक की शुरुआत जो है वो कॉलेज से शुरू हुई। जब मैं कॉलेज ज्वाइन की तब यूनिवर्सिटी के चुनाव हुआ करते थे कॉलेज में जी। तो मैं पूना के SP कॉलेज में जब मैंने प्रवेश लिया तो कॉलेज के विद्यापीठों को जो चुनाव, तब कॉलेज के चुनाव हुआ करते थे तो उस चुनाव में मैंने हिस्सा लिया और तब पुणे विद्यापीठ के चुनाव में मैं पहली बार हिस्सा बैठा के तब आ गई। और तब लड़कियां बहुत कम होती थी और तब मैंने वो हिस्सा बता के फिर राजनीति में NSUI जब संगठन, तब मुझे मालूम ही नहीं था NSUI क्या होता है। हाँ। तो मैं पुणे सिटी की तब जनरल सेक्रेटरी बनी और फिर शुरू कर दिया। आप मैम जिला परिषद मेंबर भी रही हैं या? वो तो बाद की बात है। उसके पहले फिर मैं जनरल सेक्रेटरी स्टेट के NSUI की हुई। जब श्रीकांत जिसकर अपने नाम जानते होंगे, हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे और फिर बाद में मेरे हस्बैंड बने, लेकिन पहले हमारे NSUI के मेरे साथी बने अशोक पाटिल, हमारे उपाध्यक्ष थे। हम सब साथ में एक टीम करके काम करते थे तो हम सब एक साथ में काम करते करते बाद में हमारे 82 में शादी हो गई और 85 में मेरे हस्बैंड श्रीकांत जिसकर सब चुन के चुनाव लड़के आ गए। 85 में ये विधायक बन के मिनिस्टर भी हो गए। हमेशा की तरह लड़कियों को पीछे रहना पड़ा, मुझे बच्चों को देखने के लिए पीछे रहना पड़ा। और अशोक पाटिल जी को हमेशा राजू जी जब आते थे तो पूछते थे वेयर इज आवर NSUI कपल। तो राजू जी हमेशा पूछते रहते थे हमारे NSUI की कपल कहाँ है। तो एक अच्छा एक किस्सा है, ये हमेशा याद आता है। और फिर बाद में राजीव जी के विजन से 33% रिजर्वेशन लागू हो गया और 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत हमें महिलाओं को रिजर्वेशन मिला और जिसके तहत 93 में पहली बार चुनाव हुआ जिसमें महिलाओं को रिजर्वेशन मिला। बीड डिस्ट्रिक्ट में रहने के लिए तब तक गई थी मैं पूना से, तो बीड में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो महिला राखी हो गई थी उसमें से मैं चुनाव लड़के आ गई थी। वो बिन विरोधी चुनाव हो गया था तो उसके तहत मैं पहली जिला परिषद का चुनाव लड़ी। लेकिन मुझे लगता है कि जिला परिषद से चुनाव लड़के आना ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि रूरल क्षेत्र में, रूरल भाग में किस तरह से राजनीति होती है, किस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सबसे बड़ी सीख, क्योंकि मैं तो शहर से आती थी, बड़ी सीख मुझे जिला परिषद से मिली। और राजनीति किस तरह से काम करती है, राजकारण, राजनीति, वो मुझे वहां से सीखने को मिला। अमेजिंग मैम। सो मैम, उस अभी फिलहाल इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों को ये मानने के लिए भी कि राजनीति उनके लिए बनी है, तो ऑफ कोर्स उस वक्त डिग्री ऑफ इश्यूज इससे ज्यादा बड़े होंगे। तो मैम, कैसे आपने इसकी शुरुआत, आप कैसे समझ पाई कि आप राजनीति में आ सकती हैं? आपकी फैमिली बैकग्राउंड से आपको या आपकी फैमिली से क्या ऐसा सपोर्ट मिला दैट यू फेल्ट दैट यू शुड डू इट? देखिए, मेरे मदर एंड फादर बोथ वे आर वेरी ओपन माइंडेड। दोनों भी फ्रीडम फाइटर्स थे। दो मेरी मदर वॉज कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करती थी, मेरे फादर वॉज ट्रू कांग्रेसमैन और दोनों भी बहुत बड़े स्वातंत्र सेनानी थे। मेरे ग्रैंडफादर थे, वो उनको तो फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो घर में पर हमेशा राजनीतिक वातावरण था। और जो YB चौहान, इस महाराष्ट्र के आपने नाम सुना होगा, यशवंतराव चौहान, तो उनका एजुकेशन मेरे घर में हुआ था। तो घर में पूरा जो माहौल था वो राजनीतिक था। चाहे हम राजनीतिक के बड़े क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन घर में राजनीतिक माहौल और राजनीतिक ये गपशप रहते थे। बड़े बड़े लोग आते रहते थे, बड़े बड़े यानी तब के राजनीतिक जो बड़े बड़े क्षेत्र में काम करने वाले लोग जाते रहते थे। तो मुझे हमेशा लगा कि हमने करना चाहिए राजनीति। लेकिन घर में ऐसे कभी हम चारों बहनें ही थे,
तो हमें कभी ये नहीं बताया गया कि तुम लड़की हो, तुम राजनीति नहीं कर सकती, ऐसे कभी बताया नहीं गया। अभी तक मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ, और भगवान की दुआ से आज तक मुझे ऐसे कभी, मैं जिस पार्टी में मैं काम करती हूँ उसमें भी कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि लड़की है या महिला है इसलिए तुम पीछे रहो, ऐसे कभी किसी ने बताया नहीं। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि कांग्रेस एकमेव पार्टी है कि जिसकी सोच में और जिसके आचार में कभी फर्क नहीं है। जो राजीव जी ने किया वही काम सोनिया जी ने किया, बल्कि उन्होंने 50% आरक्षण बढ़ाया, और वही सोच राहुल जी की भी है। तो यही पार्टी एक है कि जो आपको आपका आरक्षण दे सकती है, महिलाओं को आगे बढ़ा सकती है। नहीं तो यहाँ हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी वादे तो बहुत किए थे, हमें बताया था कि जब हम चुन के आएंगे तो महिलाओं को हम आरक्षण देंगे। अभी चुन के आने में क्या, उनको इतनी बड़ी हमने बहुमत दिया, लोगों ने बहुमत 300 से ऊपर जगह दी है, लेकिन अभी भी उनके मन में तो शिकायत तो है ही। हमने लेटर भी लिखा है सोनिया जी ने खुद लेटर लिखा 8 मार्च को, हमने उसके ऊपर राज्यसभा में बोला है बिल्कुल कि आपके जो मन में खोट है इसलिए आप दे नहीं रहे हो। आज न केवल हम, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कम्युनिस्ट हो, हर पार्टी की महिलाएं चाहती है, आज लगा के बैठी है कि आप आरक्षण दे दो, बिल्कुल विधायक हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, हमें सबको दे दो, हमारा जो डिसीजन लेने का अधिकार है वो हमें दे दो, लेकिन वो नहीं देंगे आपको अधिकार। बहुत ही पेट्रियार्कल सोच जो है वो दिखती है गवर्नमेंट की, उनकी पॉलिसीज आरएसएस में महिलाओं को आवाज ही नहीं है। राहुल जी जो बोलते हैं सही है, वो तो मेंबर भी नहीं बन सकते। दैट इज वन थिंग दैट not many people know, that RSS actually doesn't even allow women to become a member. अगर आप RSS ज्वाइन करना चाहो तो आप मेंबर नहीं बन सकते। अगर आप एक महिला हैं तो उनकी सोच एकदम स्ट्रेट है कि अगर राजनीति में आना है तो ये सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र है, महिलाओं का नहीं है, मतलब आप मेंबर भी नहीं बन सकते, लीडर दूर की बात है। स्त्री स्वातंत्र्य मारहती, यही उनका जी बिल्कुल। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैम कि आज मैं आपके साथ बैठ पाई हूँ और ये पूरा कॉन्वर्जेशन कर पाई हूँ, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ, और आपके साथ अगर बैठ पाए, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। एंड मैम, महाराष्ट्र इज अ वेरी पॉलिटिकल स्टेट। वहाँ की राजनीति हिस्ट्री में भी हम सब पढ़ चुके हैं। तो ऐसे स्टेट से आप सिर्फ लोकसभा नहीं, राज्यसभा मेंबर भी बने, अभी CWC मेंबर भी हैं। तो आपको क्या लगता है, आपने बहुत कुछ देखा होगा अपनी जर्नी में ऑफ कोर्स, कि ऐसे क्या रीजंस है जिसके कारण महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व राजनीति में इतना कम है? मुझे लगता है सुरभि, इसका कारण एक ही है कि ये जो मानसिकता है वो बदलनी चाहिए। जो हम मेंटालिटी जिसको बोलते हैं, मानसिकता हमारी अभी तक वो नहीं हुई है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब ये नहीं बनाया, सब लोगों ने विरोध किया यूपीए की गवर्नमेंट में, तब भी सोनिया जी की पहल से ये राज्यसभा में ये प्रस्ताव मंजूर किया गया और वो वैसे ही वहां पे लटक गया। अभी मैं चाहती हूँ कि कम से कम ये लोगों ने इलेक्शन में प्रॉमिस किया है तो ये लोकसभा में लाए बिल और साबित करे कि उनके मन में कोई खोट नहीं है, ये प्रस्ताव मंजूर करे और दुनिया को दिखाए कि इस देश में जहाँ पे ये बोलते हैं कि महिलाओं को हम सम्मान करते हैं, वो अपना वादा पूरा करके निभाए और महिलाओं को 33% दे दिए, क्योंकि इसी देश में बहुत बड़े महिलाओं ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो आप जैसी बहुत सारी लड़कियां जिनकी बैकग्राउंड शायद बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन आप में से अगर आप सांसद बनती है, आप अगर विधायक बनती है तो बहुत बड़ा काम कर सकती है, ये मैं देख सकती हूँ। लेकिन आपको हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ अवसर मिलता नहीं है, अवसर का कम होना, ये हमारी यह दिक्कत है। और इतना प्रॉब्लम यही है कि हमें, अगर कोई भी सर्वसाधारण परिवार से कोई चाहता है कि हम विधायक बने या सांसद बने, तो उनको लगता है ये मेरा काम नहीं, इतना बड़ा पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा या लाऊंगी। इसलिए आवश्यक है कि मानसिकता चेंज करे और महिलाओं को आने की उपलब्धि, अवसर उपलब्ध करके दे दे। बिल्कुल सही कहा मैम। आज के टाइम पे राजनीतिक सिनेरियो जो बना है देश में, जिस तरीके से सरकार के उतर चढ़ाव कर दिया जाता है, पूरा मैंडेट होने के बाद भी सरकारें गिराई जाती है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं राजनीति तो नहीं कर पाएंगे। तो ऑफ कोर्स एक महिला जो इसे ऑलरेडी लगता है कि वो उस फील्ड की नहीं है, तो वो इस मसल मनी पावर के गेम में कैसे रहेगी, ये आपके हिसाब से आपका जवाब रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि महिलाएं राजनीति में आने से कतराती हैं, उन्हें लगता है कि ये जगह उनके लिए नहीं बनी।
मैम आगे जाते हुए बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका क्या मैसेज होगा स्त्री लीड्स के द्वारा बहुत सारी यंग विमेन जो हैं वो यूथ कांग्रेस को ज्वाइन कर रही हैं। आप सभी का स्वागत है जिन्होंने अभी तक हमें ऑलरेडी ज्वाइन किया है। और इसके अलावा मैम आपको क्या कोई मैसेज अगर देना हो उन इमर्जिंग यंग लीडर्स को तो प्लीज। मैं सुरभि आपको और आपके टीम को और कृष्णा जी और आपके जो श्रीनिवास जी हैं उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि जिस तरह यूथ कांग्रेस को आप लोग आगे बढ़ा के जा रहे हैं और खास तौर पे ये जो स्त्री लीड्स हैं ये बहुत ही आवश्यक चीज थी, क्योंकि जब तक आपने जो गांधी जी ने बोला है कि जब तक महिलाओं को आप साथ में नहीं लेंगे, स्त्री के सहभाग के बिना हर बदलाव अधूरा है, ये गांधी जी ने बोला था कि जब तक आप महिलाओं को साथ में नहीं लेंगे तो कोई भी बदलाव नहीं कर पाओगे। आप महिलाओं को लेने की जो भाषा यूथ कांग्रेस वाले कर रहे हैं, जब तक आप उनको नहीं साथ में लेंगे तो फिर कोई भी बदलाव आप नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है जो जिस तरह से यूथ कांग्रेस आगे बढ़ते जा रही है, हर किसी चीज के ऊपर आवाज उठा रही है, मुझे लगता है आगे का जो क्रांति का जो आगे का बदलाव आएगा वो सिर्फ आपके यूथ कांग्रेस के लड़के और लड़कियां ही कर पाएगी और उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि मैम ने कहा उससे यही पूरा एक कंक्लूजन निकलता है कि बिल्कुल महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी राजनीति बनी है। अगर देश में हम लगभग 50% हैं तो राजनीति में भी हमारा प्रतिनिधित्व उतना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मुद्दे हमसे जुड़े हैं उसका प्रतिनिधित्व सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ना कि कोई और जेंडर। जब वो होगा तब आपके मुद्दे यहाँ वहाँ भटकेंगे। और सिर्फ हमारे मुद्दों की बात नहीं है, जब भी ये कहा जाता है, बहुत सारे सर्वेज में ये स्टैटिस्टिक्स निकले हैं कि अगर विमेन लीडर्स लीड करती हैं या गवर्न करती हैं देन दे ऑफ कोर्स डू द बेस्ट ऑफ देयर जॉब्स। ये इंटरनेशनली भी प्रूव्ड है। So thank you so much ma'am that you took some time out from your very valuable schedule thank you. For Youth Congress. It's been a privilege that I could sit and do this with you. Thank you so much ma'am. Thank you.